जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना में मृतकों के परिजनों को मरहम के नाम पर प्रशासन ने फिर दिया दर्द। मात्र 12 परिजनों को मिली 50,000 रुपए की राशि। छत्तीसगढ़ से कान्हा राष्ट्रीय पार्क पहुंचा 12 हाथियों का दल। बालाघाट की ओर मूवमेंट करने की संभावना। प्रोफेसर तिवारी अमानत में खयानत मामले में आया नया मोड़। रात के अंधेरे में जलाई गई पुरानी खेल सामग्री। अभी जांच की बात कह रहे हैं पीजी कॉलेज के जिम्मेदार। राजपूत समाज ने मंत्री बिसाहूलाल साहू की टिप्पणी पर जताया विरोध, जारी किया निंदा प्रस्ताव। लेंडेझरी के बाद मुख्यालय के वीरांगना स्कूल को सीएम राइज बनाए जाने पर उठे दर्जनों सवाल। मामले से बचते नजर आए अधिकारी। स्थायी वारंटी से पैसे लेने के मामले में कोतवाली के 2 आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री बिसाहूलाल साहू द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में शनिवार को राजपूत समाज ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर मंत्री बिसाहूलाल साहू पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची राजपूत समाज की महिला ने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और मंत्री बिसाहूलाल साहू की टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया। ब्लॉक से भी महिलाएं आई हुई है और सभी महिलाओं को उनके आपत्तिजनक शब्दों से सभी महिलाओं को आघात पहुंचा हुआ है और सभी चाहती हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए ताकि आइंदा वो दूसरी महिलाओं को ऐसा ना कह सके। बिसाहूलाल साहू को मंत्रिमंडल से निकाला जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वर बिसाहूलाल द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वे ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करें। बहुत ही निंदनीय व्यक्ति था बिसाहूलाल जी का, और ऐसा ठाकुरों के विरुद्ध में और सवर्ण महिला के विरुद्ध में बात करना ये काफ़ी निंदनीय है, अपराधी है, दंडनीय है और मुख्यमंत्री ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे मंत्री को अलग कर देना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। अब तक मुख्यमंत्री का कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं आया। अब तक मुख्यमंत्री का कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं आया, तो क्या लग रहा है आपको? क्या बात? अभी तक तो कुछ नहीं दिया है उन्होंने और इस पर रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। हम वरिष्ठ लोगों से बात करते आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ एक्शन हो उस पर। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से पहले राजपूत समाज द्वारा एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मंत्री बिसाहूलाल साहू के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। यदि मंत्री बिसाहूलाल साहू जैसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की गई तो वर्तमान और आगामी दिनों में होने वाले सभी चुनाव का राजपूत समाज बहिष्कार करेगा। अभी हमारे यहाँ आने के पूर्व आदरणीय श्री अशोक सिंह सरस्वर जी, जो हमारे समाज के वरिष्ठ संरक्षक हैं, उनके निवास स्थान पे मीटिंग की गई थी। उसमें यही प्रस्ताव पास किया गया है कि हमारे पूरे प्रदेश पे और हमारी राष्ट्रीय छत्री सभा भी है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज जी से, बीजेपी के अध्यक्ष जी से और प्रधानमंत्री जी से मांग की जाएगी कि इस टाइप के जो विवादित बयान देने वाले मंत्री हैं इनको मंत्रिमंडल से निकाला जाए। नहीं तो आगामी जो सभी राज्यों में चुनाव है उसमें राजपूत समाज का विरोध का सामना इन सरकारों को करना पड़ सकता है। इसके बारे में ये भी डिसाइड किया गया है कि यदि आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनका पुतला भी दहन किया जाएगा और हमारे समाज के युवाओं द्वारा बाइक रैली द्वारा उनका विरोध किया जाएगा। राजपूत समाज एक स्वर्ण समाज कहलाता है, क्या एक अन्य समाजों को स्वर्ण समाज को भी साथ में लिया जाएगा? हाँ, सभी समाज को, महिलाएं तो सभी समाज को। उनने केवल राजपूत समाज को गाली नहीं बकाया, उनने स्वर्ण समाज भी बोला है। सभी समाज की महिलाएं अपने हिसाब से काम करती है, वो बिसाहूलाल सिंह के हिसाब से तो काम करेगी नहीं। और उसको क्या अधिकार है कि बोलेगा कि महिलाओं को हाथ पकड़ के निकाले? और खास तौर से श्री कछवाहा ने कहा कि बिसाहूलाल द्वारा स्वर्ण समाज की महिलाओं पर टिप्पणी की गई है। राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज की महिलाओं पर उनके द्वारा टिप्पणी की गई है। यदि मंत्री बिसाहूलाल पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आगामी दिनों में पुतला दहन, बाइक रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमारे राजपूत समाज द्वारा मध्य प्रदेश शासन के जो कैबिनेट मंत्री है, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह, उनके द्वारा अनूपपुर के फुनगा
जगह पे एक काफ़ी आपत्तिजनक बयान राजपूत समाज की महिलाओं एवं सभी स्वर्ण समाज की महिलाओं के बारे में दिया गया था कि इन समाज की महिलाएं काम नहीं करती है और यदि काम करने ये लोग घर से ना निकले तो इनको हाथ पकड़ के बाहर निकालो। तो इसी आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज हमारे बालाघाट जिला राजपूत छत्तीस सभा बालाघाट द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। उनसे मांग की गई है कि लगातार इस टाइप के जो आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री है बिसाहूलाल सिंह, इनको आप मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए, क्योंकि इन्होंने केवल राजपूत समाज की या स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया है, इन्होंने सभी महिलाओं का अपमान किया है। और इस टाइप के जो मंद बुद्धि के मंत्री उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, उनको तुरंत प्रभाव से निकालें। हमारा मांग की गई है कि यदि आपके पास योग्य विधायक नहीं है तो ही आप ऐसे मंद बुद्धि के और बार बार घटिया बयान देने वाले मंत्री को रखें। इनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। लाखों रुपये की मिसिंग खेल सामग्रियों को लेकर पीजी कॉलेज में पिछले दिनों से चल रहे विवाद का आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। जहां शुक्रवार को अपलेखन कमेटी की निगरानी में की गई खेल सामग्रियों की लिस्टिंग के बाद खराब सामान को रातों रात जलाकर नष्ट कर दिया गया है, जिससे 4,31,662 रुपये की खेल सामग्री मिसिंग होने के आरोप में घिरे प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी को काफ़ी हद तक राहत मिल गई है। हालांकि रातों रात जलाई गई खेल सामग्रियों में कौन कौन सी खेल सामग्रियां मिसिंग हैं और कौन कौन से सामानों को जलाकर नष्ट किया गया है, यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा खराब खेल सामग्रियों को शनिवार को जलाकर नष्ट किए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन शुक्रवार की देर रात ही आनन फानन में लिस्टिंग तैयार की गई और खराब सामग्रियों को जलाकर नष्ट कर दिया गया, जिससे 4,31,662 रुपये की मिसिंग खेल सामग्री के आरोप में चौतरफा घिरे प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी को इस झंझट से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल गई है। वहीं अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्रीड़ा विभाग स्टाफ में रखी कौन कौन सी खेल सामग्रियां गुम हुई है और प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी को कौन कौन सी खेल सामग्रियां लाकर कॉलेज में जमा करनी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सूत्रों ने जो आशंका जताई है वह आशंका बिल्कुल सच साबित हुई है और इस पूरे मामले में आरोप में घिरे प्रोफेसर अरविंद चंद तिवारी को इस झंझट से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। वहीं पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिरसाटे ने बताया कि उनके रिश्तेदारी में गमी हो गई है, जिसके चलते वह छुट्टी पर हैं। निजी कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते वे फिलहाल जानकारी नहीं दे पाएंगे। इस पूरे मामले की जानकारी सोमवार को दी जाएगी। आग जला के राख कर दिए भैया, कुछ सामान कम भी था उसके बाद भी कम कर दिए, करा दिए सब। सुन आगे सर मैं खेद हो गया। अनुसूचित जनजाति की लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी कृष्णचंद्र नागपुरी 21 वर्ष को सश्रम आजीवन कारावास और 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विद्वान अदालत ने सुनाया। यह आरोपी लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धपेरा मोहगांव निवासी है, जिसे अन्य धाराओं के तहत भी दंडित किया गया है। अभियोजन के अनुसार इस लड़की के घर के बाजू में ही आरोपी कृष्णचंद्र रहता है और पड़ोसी होने के नाते उसका लड़की के यहाँ पर आना जाना रहते था। इस दौरान आरोपी के द्वारा अगस्त 2017 में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। लालबरा पुलिस थाने में इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कृष्णचंद्र के विरुद्ध धारा 376, 376(2) N, 376(2) G, 506 भारतीय दंड विधान के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से सरिता ठाकुर विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई थी। जिले के भीतर सीएम राइज स्कूल के अधिकांश मामलों में जो फेरबदल किया गया है, सब पर आरोपियों की झड़ी लगी हुई है। चाहे मामला लालबरा के लेंडेजरी सीएम राइज स्कूल करने का हो या फिर जिला मुख्यालय के वीरांगना स्कूल को सीएम राइज का दर्जा देने का हो।
आपको बता दें कि लगभग 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्कूल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक और सर्व सुविधायुक्त शिक्षा का प्रावधान है। जहां लालबर्रा, लांजी और किरणापुर के स्कूलों को भाजपा जनप्रतिनिधियों के विधानसभा और गृह ग्राम में परिवर्तित करने को लेकर राजनीतिक का माहौल गर्म है, तो सीएम राज स्कूल को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ने बालाघाट मुख्यालय में खुलने वाले सीएम राज स्कूलों को चर्चा में ला दिया है। इधर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा जो सूची सीएम राज स्कूल के लिए भोपाल भेजी गई, उसमें एकाएक वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल का नाम जुड़ गया, जो अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य और सवाल है। जबकि निरीक्षण सूची से लेकर सूची प्रस्ताव में भी स्कूल का नाम नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि एक सुनियोजित तरीके से सीएम राज स्कूल जैसी बड़ी योजना को मुख्यालय में फेल करने या फिर इसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन बड़ों स्कूलों को संरक्षण प्रदान किया गया, जिनका नाम इस स्कूल के निरीक्षण और प्रस्ताव सूची में शामिल था। मापदंड के अनुसार 3 एकड़ से अधिक जमीन होना अनिवार्य है, जबकि स्कूल के नाम को लेकर भेजी गई सूची में अधिकारी ही दर्शाते हैं कि स्कूल के पास केवल 2.5 एकड़ जमीन है, जबकि राजस्व प्रलेखों में स्कूल के पास 2 एकड़ से भी कम शासकीय भूमि है। इस बात को स्वयं बीआरसी मानते हैं कि सीएम राज स्कूल के चयन के दौरान यह सूची में शामिल नहीं था, लेकिन वरिष्ठ स्तर के आदेश के बाद विकासखंड मुख्यालय में स्कूल का चयन किया जाना था, इसलिए वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम चयनित किया गया होगा। बीईओ बताते हैं कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं है कि सीएम राज स्कूल के लिए वीरांगना स्कूल का नाम तय किया गया। यहाँ सब कुछ कैसे हुआ, यह उनकी जानकारी में नहीं है। कुछ इसी तरह की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी दे रहे हैं। स्थायी वारंटी की जमानत करवाने के लिए रुपए लेने के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कोतवाली में पदस्थ 2 आरक्षक मिथिलेश नर्रे और शरद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने 24 नवंबर को मारपीट के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी हसन सिद्दीकी 30 वर्ष काली मंदिर गंगाबाई रोड गोंदिया निवासी को गिरफ्तार किया था। कोतवाली से इस स्थायी वारंटी को दोनों आरक्षक मिथिलेश नर्रे और शरद यादव के साथ मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल और वहां से न्यायालय पेश करने हेतु भेजा गया था। इन दोनों आरक्षकों ने इस स्थायी वारंटी के परिजनों से संपर्क कर इस स्थायी वारंटी की जमानत करवाने वकील को रुपए देने के लिए 3,000 रुपये इस स्थायी वारंटी के परिजनों के अपने दोस्त के खाते में फोन पे के माध्यम से 3,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। स्थायी वारंटी को जब न्यायालय में पेश किया गया था, वहां पर कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ। जमानत के अभाव में इस स्थायी वारंटी को जेल भिजवा दिया गया था। न्यायालय में कोई वकील उपस्थित नहीं होने और जमानत नहीं होने पर स्थायी वारंटी के परिजन कोतवाली पहुंचे और उन्होंने निरीक्षक KS गहलोत को दोनों आरक्षकों को जमानत के लिए 3,000 रुपये देना बताया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली में पदस्थ दोनों आरक्षक 653 मिथिलेश नर्रे और आरक्षक 933 शरद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दोनों को लाइन अटैच कर दिया है। आपको बताया कि जमानत नहीं होने पर जेल पहुंचे स्थायी वारंटी हसन सिद्दीकी 27 नवंबर को जमानत पर छूटे हैं। किरणापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम साले निवासी एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज की है। 23 वर्षीय महिला रत्ना बिसेन द्वारा की गई रिपोर्ट पर किरणापुर पुलिस ने उसके पति विजय पिता गिरधारी बिसेन ग्राम साले निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्ना का मायका हल्बीटोला किरणापुर का है। रत्ना की शादी 25 मई 2020 को विजय बिसेन ग्राम साले निवासी के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद रत्ना और उसके पति के बीच कुछ दिन तक संबंध ठीक रहा, किंतु कुछ माह बाद दोनों के बीच वैचारिक संबंध ठीक नहीं होने के कारण विजय अपनी पत्नी रत्ना के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद कर दहेज की मांग करने लगा था और आए दिन रुपयों के लिए प्रताड़ित करने लगा था। इस प्रताड़ना के चलते रत्ना ने अपने मायके से पहली बार 15,000 रुपये और दूसरी बार 20,000 रुपये लाकर दिए थे, जिसके बाद विजय बिसेन अपनी पत्नी रत्ना को 40,000 रुपये की मांग को लेकर परेशान करने लगा। 22 नवंबर को 11 बजे विजय बिसेन ने अपनी पत्नी रत्ना को मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दे दी। मारपीट करने से रत्ना को अंदरूनी चोटें आई। दहेज की मांग को लेकर पति द्वारा प्रताड़ित रत्ना को उसके माता पिता ने अपने घर ला लिए थे। 26 नवंबर को रत्ना थाना पहुंची और अपने पति विजय बिसेन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की।
रत्ना द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति विजय पिता गिरधारी बिसेन के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 498 ए भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। यातायात पुलिस ने संदेह के आधार पर नागपुर महाराष्ट्र से आई एक ब्लैक कलर की होंडा वैगनर कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि कार के शीशों में प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसके आगे पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी। वहीं कार के चारों ओर बड़े बड़े अक्षरों में 47 लिखा हुआ था। वहीं कार में AK-47 का चित्र भी दर्शाया गया है। जानकारी के अनुसार यह कार जिला सत्र न्यायालय के समीप संदिग्ध अवस्था में बहुत देर से खड़ी थी, जिसकी सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को दी गई। जहां पर एसपी के निर्देशन पर जैसे ही यातायात का अमला उक्त कार्य पर कार्रवाई करने पहुंचा, वैसे ही कार में बैठे लोग कार स्टार्ट कर भाग गए, जिन्हें गर्रा नाके के पास वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि यह कार नागपुर महाराष्ट्र से आए एक शख्स इमरान खान की है, जो घटना के वक्त कार में ड्राइवर के साथ मौजूद था। हालांकि इस कार से पुलिस को किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चलाने और नंबर प्लेट बगैर वाहन दौड़ाने सहित अन्य मामलों को लेकर यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 5/180, 77/177, 100/177 और 30/177 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। दोपहर में एक गाड़ी जयस्तंभ चौक के चौक पर बिना नंबर की और ब्लैक फिल्म लगाए जो कांच में ब्लैक फिल्म लगा के घूम रही थी, जो संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाए जाने पर गर्रा नाका पर पॉइंट पर जो चेकिंग चल रही थी वहाँ पर रुकवाई गई और रुकवाने के बाद उसको चेक किया गया। जिस गाड़ी में आगे पीछे नंबर नहीं है, वो ब्लैक फिल्म लगी होने के कारण अंदर का दिख नहीं रहा था। फिर उसको अपने चेक किया। चेक करने के बाद अभी ये गाड़ी नागपुर की थी और जो ड्राइवर था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने से गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और यातायात की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा कल। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मृतकों के परिजनों के जख्मों पर 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि से सरकार मरहम लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन शासन की गाइडलाइन और नियमों के फेरे में महज 12 परिवार ही इस बात को साबित कर पाए कि उनके परिजन की मौत कोविड-19 के संक्रमण से हुई। इस बात के प्रमाण स्वयं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने दिए कि 309 लोगों ने अपने परिजनों की मौत कोरोना संक्रमण से होने की जानकारी और 50,000 रुपए के मरहम के लिए आवेदन किया था, जिसमें से महज 12 लोगों के आवेदन को स्वीकार करते हुए 50,000 की अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया है। आपको बताएं कि वैश्विक कोरोना पूरे देश भर में आई, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कई परिवारों ने जो भविष्य के लिए जमा पूंजी एकत्रित की थी, वह जमा पूंजी इलाज में चली गई। साथ में परिवार के कमाऊ सदस्यों को भी खो दिया गया और अब उनके पास सिवाय आंसू के अलावा कुछ नहीं है। दादी है, नानी बाई दुदपुरे। ये 2020 में हाँ लॉकडाउन के समय 5वें महीने में ये क्वारंटाइन गोंगले में जी नहीं मिला है। हाँ वहाँ से वो सर्टिफिकेट मिली थी गोंगले से, बस इतना ही मिला है हमको। हाँ बोल तो रहे थे जो कोरोना में मरे हैं तो पैसा मिलेगा करके, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। नहीं आवेदन अप्लाई नहीं किए, बहुत लोग को पूछे पर किसी ने बताया नहीं हमको। सर्वे भी नहीं हुआ है। नहीं नहीं। हाँ मृत्यु प्रमाण पत्र मिल गई है। बोल रहे थे सरकार की तरफ से कि पैसा मिलेगा तो। झुग्गी झोपड़ी में निवासरत एक ऐसा परिवार जिनके परिवार के दोनों पुत्र पर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी और उनकी कोरोना के कारण मौत हो गई। कोरोना से मृत्यु होने का उनके पास प्रमाण पत्र भी है, इसके बावजूद भी शासन की ओर से सहायता नहीं मिल पाई। दोनों बेटे की मृत्यु कोरोना से हुई है। एक का नाम कमलेश पिपलेवार और एक का नाम योगेश पिपलेवार। मुआवजा कुछ नहीं मिला है। 2 बार मैंने फार्म भर चुका हूँ, कलेक्टर ऑफिस में दे चुका हूँ,
देने के बाद में भी वहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा करके मेरे को आश्वासन दिया गया। जब राज्य शासन से जो भी सहायता मिलेगी जब आपको दिया जाएगा, ऐसा करके मेरे को आश्वासन दिया गया है। एप्लीकेशन तो मैंने 6वें-7वें महीने में एक बार लगाया था और अभी 8वें महीने में एक बार लगाया हूँ। हाँ, 12 हाँ, यहाँ तो सैकड़ों लोग मरे हैं और 12 लोग को ही कैसे बता रहे हैं? सबको देना चाहिए ना। दोनों बेटे कमाने, मैं तो घर में ही रहता था, दोनों कमाने वाले चले गए, मेरा तो आसरा कुछ भी नहीं है। और शासन से वो मांग किया था मैंने कि मेरे को कुछ आर्थिक सहायता मिले, पर उसमें भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। शासन ध्यान नहीं दे रही है। मांग ये करते हैं कि हम ये आर्थिक स्थिति से कमजोर है, गरीबी रेखा के नीचे से जीवन यापन कर रहे हैं, कमाने वाले दोनों चले गए हैं और हम दोनों अकेले रह गए हैं। तो शासन से भी हम यही मांग करेंगे कि बस हमारे लिए कुछ सोचा जाए और हमको आर्थिक सहायता में मदद किया जाए। नगर में एक ऐसा परिवार भी है जिसमें परिवार के कर्ता धर्ता की मृत्यु होने पर अब उनकी पत्नी को होटल में काम कर घर चलाना पड़ रहा है। यही नहीं, इस परिवार में 2 भाइयों की कोरोना के दौरान मृत्यु हुई थी। दूसरे भाई की 3 बेटियों में से 2 बेटियों की अभी शादी भी नहीं हुई है। मेरे हस्बैंड हुए भूपेंद्र सिंह चौहान, वो मुल्ला स्टेडियम में तो भर्ती हुए थे, लेकिन हमने बोले शायद वहाँ ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ भी व्यवस्था कुछ नहीं थी वहाँ पे। ऐसे क्या करते थे, रात में ऑक्सीजन बंद कर देते थे 2-2 घंटे के लिए। तो जब 2 घंटा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लोग मरेंगे ही ना। और वहाँ पे ऐसे उनका क्या तात्पर्य था कि लोग आ रहे हैं तो सबको लेते जाओ और जितनी जल्दी लोग मरते जाएंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा, ये था उनका। तो मैं ना फिर वहाँ पे वो टिंका भैया है ना, उनने मेरी मदद की है। फिर उनने वहाँ पे भी व्यवस्था करवाए। आईटी है ना, आईटीआई में, लेकिन वहाँ तो 2 घंटे में ही खत्म, क्योंकि अंदर जाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम वहाँ का। ये नहीं लिख के दिए उन्हें कि कोरोना है करके, वहाँ मतलब कागजात वगैरह सब उन लोगों ने बनाए थे, लेकिन यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र में ये नहीं लिख के दी कि कोरोना है। मैंने बोली भी तो बोले हम किसी को नहीं लिख के दे रहे। हाँ, वो तो डॉक्टर सबको मालूम है, सबको। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं मिला। हाँ, गए थे पता करने हम लोगों ने, और मेरे ख्याल से एक बार फॉर्म भी कोई आए थे तो भरे भी थे, लेकिन नहीं मिला कुछ भी। हाँ, मैं काम कर रही हूँ होटल में, और क्या चला रही हूँ घर। अब वो सरकार के ऊपर है कि उनको खुद समझना चाहिए देने का, कैसा क्या देना चाहिए भैया। हाँ, मुआवजा देना चाहिए हम लोगों को। 2 लोग हो गए मेरे, तो देवर है जो एक्सपायर, उनकी तो 3 बेटियां हैं, शादी नहीं हुई है 2 बेटियों की। मम्मी भी नहीं है उनकी, तो मम्मी तो 2 साल पहले ही खत्म हो गई। ऐसे परिवारों से चर्चा करने के दौरान मौजूद पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि शासन के द्वारा कोरोना से मृत 12 लोगों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि इनमें ज़्यादातर शासकीय सेवा में कार्यरत लोगों की मृत्यु होने वाले परिवारों को यह सहायता राशि दी गई। हमारे वार्ड में कोरोना से बहुत से लोग एक्सपायर हुए और पूरे शहर में बहुत से लोग कोरोना से एक्सपायर हुए, लेकिन उनको शासन की ओर से अभी तक का कोई भी राहत राशि प्राप्त नहीं हुई है। सभी लोग वेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से राहत राशि प्राप्त होंगी, कहाँ पे आवेदन करना है, ऐसा किसी को अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, ऐसा अभी मैंने सुना हूँ कि ऐसा 12 लोगों को पैसा मिला, तो उसमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ शासकीय कर्मचारी है, उन लोगों को पैसा मिल रहा है, तो उनको पैसा मिले बात अच्छी है, लेकिन जो सिविल लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं और शहर के लोग हैं, जो शासकीय कर्मचारी नहीं है, उन लोगों ने इलाज में बहुत पैसा खर्च करा है, उसके बाद भी उन लोग को सफलता नहीं मिली और उनके घर के परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको आज तक 1 रुपए नहीं मिला। तो शासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पे पैसा दे, और मेरा मानना है कि 50,000 रुपए नहीं, कम से कम प्रति व्यक्ति को 4 लाख रुपए कोरोना की मृत्यु के उपरांत मिलना चाहिए, ऐसी हम शासन से मांग करते हैं। लगभग शहर में सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम है, फिर भी एक वार्ड में गिनेंगे तो 20 से 25 लोग एक वार्ड में कम से कम उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा यह
आंकड़े दिखाए नहीं जा रहे और किसी दूसरे कारण बताया जा रहा है कि दूसरे कारण से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन अधिकांश लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। इस संबंध में चर्चा करने पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने बताया कि 50,000 रुपए की राशि दी गई है वह बहुत ही कम है। उनके द्वारा कोरोना से मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाने की याचिका दायर की गई थी। देखो, हमने कोरोना मृतकों के लिए 4 लाख की याचिका दायर की थी और जो मौत के आंकड़े छुपा रहे थे, तो हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और सभी हाई कोर्ट में सभी स्टेटों से लगी, तो वो मर्ज होकर सुप्रीम कोर्ट चलेगी। सुप्रीम कोर्ट से उस याचिका में हम लोगों की 4 लाख की मांग थी, लेकिन शासन ने 4 लाख को जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि इस पे आपदा घोषित करके कोरोना काल में मृतकों के परिवार को सहायता राशि मंजूर करे। और इसी प्रकार राज्य सरकार ने भी 50,000 की राशि मंजूर की थी। अभी कल समाचार सूत्रों द्वारा मुझे खबर मिली, एक पीआरओ से समाचार आया है कि बालाघाट में जो कोरोना से मृत हुए उनके परिवार को सिर्फ 12 लोगों को ही 50,000 रुपए की सहायता राशि दी रही है। जबकि आप न्यूज चैनल से हो या सभी न्यूज़पेपरों में जो पहले पीआरओ की रिपोर्ट से जो समाचार छपते थे, तो अंतिम तक जब कोरोना महामारी यहाँ से फिलहाल खत्म हो चुकी, तब तक बालाघाट जिले में WHO द्वारा 73 मृतकों की संख्या बताई गई थी। अगर 73 मृतकों की संख्या बताई जाने के बाद अगर 12 लोगों को ही उसका मुआवजा मिल रहा है, तो ये सरासरी कहीं न कहीं शासन प्रशासन और सरकार की नाकामी है। हमारी मांग है कि इन्हें आंकड़े तो छुपाए। मैंने इसमें RTI भी लगाया था, लेकिन इन्होंने अभी भी मेरे RTI का जवाब नहीं दिए कि बालाघाट जिले में कोरोना मृत लोगों से कितने लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अगर ये अपने सरकारी आंकड़े से जो 73 लोग हैं, तो कम से कम मेरी मांग है कि 50,000 रुपए 73 लोगों को दिया जाए और ये कोरोना का सर्वे कराया जाए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी सर्वे कराई है, काफी कोरोना के मतलब कि गाँव-गाँव में टीम गठित की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मोबाइल पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल लगातार नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बताए जाने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई।